गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इनकम मेथड को समझेंगे। इनकम मेथड क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ फैक्टर इनकम। और हमारे फैक्टर्स कितने होते हैं? 4 फैक्टर होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर इन चारों फैक्टर की इनकम का जब हम सम करते हैं तो हमारे पास पूरी कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाती है। अब हम इसको देखेंगे वन बाय वन। पहले हम लेते हैं जो हमारे पास लेबर है उसको। तो लेबर की जो अर्निंग होती है ना, उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। सपोज करो इसका अमाउंट दिया है 50,000, तो ये यहाँ पर 50 के लिख दिया। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं: वेजेज एंड सैलरी इन कैश, वेजेज एंड सैलरी इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, रिटायरमेंट पेंशन। दीज आर 4 components ऑफ compensation ऑफ एम्प्लॉयज़। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 50,000 है तो ये उस लेबर की टोटल अर्निंग होती है। अब उसकी टोटल अर्निंग है, उसको हम फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 4 पार्ट्स में। वेजेज एंड सैलरी इन कैश। अब मान लीजिए एक एम्प्लॉय को 25,000 जो सैलरी है वो कैश की फॉर्म में मिलती है। उसके बाद वेजेज एंड सैलरी इन काइंड, तो ये यहाँ पर दिया है 10,000। तो ये क्या होती है? वेजेज एंड सैलरी इन काइंड। तो इसका मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय को अपने ओनर की तरफ से कुछ अदर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और उसमें जैसे फ्री रेजिडेंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बच्चों की ट्यूशन फीस मिलती है ओनर की तरफ से। तो ये होती हैं वेजेज एंड सैलरी इन काइंड। अब इनकी एक मार्केट वैल्यू होती है और वो हमने मान लिया 10,000 के इक्वल है। इसी तरह से सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है हमें कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज़ उसको हम काउंट नहीं करते। तो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, इसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का पार्ट मानते हैं। इसका अमाउंट यहाँ पर गिवन है 5,000, ठीक है। उसके बाद रिटायरमेंट पेंशन, और ये दी है 10,000। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इन सब का जब हम सम करते हैं 25,000, 10,000, 5,000 और 10,000, तो ये सारा किसके इक्वल है? 50,000 के इक्वल है। अब इसमें एक चीज़ और समझेंगे कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर 5,000 दिया है, तो ये किस तरह का कंट्रीब्यूशन होता है? तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ये जैसे कोई एम्प्लॉय है और उसका पीएफ डिडक्ट होता है उसकी सैलरी में से। अब जो पीएफ डिडक्ट होता है, सपोज करो उसका 5,000 पीएफ डिडक्ट होता है उसकी अपनी सैलरी में से, और 5,000 उसका जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो मालिक है वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है। तो जो कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर है हम उसको काउंट करेंगे, ना कि एम्प्लॉय के शेयर को, क्योंकि जो एम्प्लॉय का शेयर है वो तो खुद उसकी अपनी सी सैलरी में से डिडक्ट किया गया है। अब जब एक बार कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का अमाउंट दे रखा है 50,000, तो फिर इनको अलग से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब को मिला के ही हमारे पास कंबाइंड क्या आता है? 50,000 कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये कंप्लीट है। उसके बाद सेकंड होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब मान लीजिए ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट दिया है 30,000। अब जो ऑपरेटिंग सरप्लस है उसके अंदर भी
हमारे 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। रेंट एंड रॉयल्टी इसमें दी है 10,000, इंटरेस्ट दिया है 10,000, प्रॉफिट दिया है 10,000। जब इन तीनों को हम ऐड करते हैं 10 + 10 + 10 तो ये हमारे पास 30 क्या आता है, ये आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। जब ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट 30,000 दिया है क्वेश्चन में तो फिर इन तीनों को अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। हाँ, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाने के लिए क्या करता है कि प्रॉफिट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब जो प्रॉफिट है उसको हम फर्दर 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है भाई, जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं प्रॉफिट में से उनको जो हिस्सा मिलता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं। और हमने मान लिया कि 10,000 जो प्रॉफिट था उसमें से 4,000 जो शेयर होल्डर थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, इसलिए डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माना जाता है। उसके बाद कॉरपोरेट सेविंग, भाई एक कोई भी कंपनी जो काम कर रही है उसने अपने प्रॉफिट में से 4,000 सेव कर लिया, वो फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए उसने अपने पास रखा है, तो इसको हम कॉरपोरेट सेविंग या इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी मान सकते हैं क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो ये 4,000 कॉरपोरेट सेविंग। उसके बाद एक कंपनी जितना भी प्रॉफिट अर्न करती है उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स की फॉर्म में देना पड़ता है, तो ये है यहाँ पर कॉरपोरेट सेविंग, कॉरपोरेट टैक्स 2,000 मान लिया हमने इसको। अब आप देखेंगे कि जो 10,000 प्रॉफिट था उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। डिविडेंड 4,000, कॉरपोरेट सेविंग 4,000 और कॉरपोरेट टैक्स 2,000, तो ये तीनों मिलके 10,000। हाँ, अगर प्रॉफिट अगर दिया है 10,000 तो फिर इन तीनों को अलग से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम प्रॉफिट को डिवाइड भी कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट प्रॉफिट का अमाउंट दिया है तो फिर ये अगर क्वेश्चन में दिए हैं तो इनको अलग से ऐड नहीं करना है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट है ये देखिए यहाँ पर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब यहाँ पर कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि जिनको सभी फैक्टर से अर्निंग मिलती है। उन्होंने कुछ अपनी लैंड है या कोई हाउस हो रेंट पे भी दिया हुआ है, उनको वो कहीं जॉब भी करते हैं, उनको सैलरी भी मिलती है, और इस तरह से उन्होंने पैसा किसी को उधार दिया है तो उसको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसका शेयर मान लिया हमने 20,000। तो अब NDP@FC, एक बार इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, आपको कंप्लीट दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से आप इसको एक बार देख सकते हैं। अब हमें चाहिए डोमेस्टिक इनकम, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। तो हम ऊपर वाले तीनों पार्ट्स को ऐड कर देंगे, जिसमें ये आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जिसका अमाउंट था 50,000, ये है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस जिसका अमाउंट था 30,000, और ये है आपका मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये है 20,000। तो इन तीनों का हमने सम कर दिया। ये देखिए यहाँ पर NDP@FC कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जब इन सबको हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आएगा, NDP@FC। ये ध्यान रखेंगे कि जब कैलकुलेशन इनकम मेथड से होती है तो हमें नेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट मिलता है, मतलब वो ग्रोस नहीं होता और वो मार्केट प्राइस पर नहीं होता है। उसके बाद हमें पहुंचना है नेशनल इनकम तक। तो ये है हमारी NNP एट FC। तो हमने कैलकुलेट किया था NDP एट FC तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करके। अब ये जो डोमेस्टिक इनकम है इसमें हम नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रोड, जिसको हम शॉर्ट में NFIA बोलते हैं, तो इसका अमाउंट सपोज करो गिवन है 20,000। तो जब डोमेस्टिक इनकम में हम NFIA को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी। अब देखो हमारी डोमेस्टिक इनकम है, इसका सम जैसे यहाँ पर दिए थे ना तीनों 50, 30, 20, तो इनका सम हो जाएगा 100,000 और 20,000 हमारे पास है नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी 120,000। तो इस तरह से हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे मेन चीज़ है ना, आप वो देखेंगे एक बार, हमें लेना है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का अमाउंट दिया है 50,000, फिर उसमें वेजेज एंड सैलरी इन कैश दे रखा है 25,000, तो ये ध्यान रखेंगे आप कि जब एक बार कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को हमने ले लिया तो फिर इन चारों में से कोई भी पार्ट अगर सेपरेटली दिया है क्वेश्चन में तो उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से सेकंड है ऑपरेटिंग सरप्लस, इसका अमाउंट है 30,000। अब वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ साथ रेंट एंड रॉयल्टी भी दे देता है, इंटरेस्ट भी दे देता है और प्रॉफिट भी दे देता है। लेकिन ध्यान रहे कि इन तीनों को ऐड करने से ही हमें ऑपरेटिंग सरप्लस मिलता है। तो जब ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट 30,000 हमने लिख लिया तो इनको फिर अलग से काउंट नहीं करेंगे। या कई बार क्वेश्चन में कैसे दिया जाता है कि उसने ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया और उसने रेंट एंड रॉयल्टी दे दिया, फिर उसने इंटरेस्ट दे दिया और फिर उसने प्रॉफिट दे दिया। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि अगर प्रॉफिट 10,000 दिया है और फिर उसी क्वेश्चन में उसने डिविडेंड, कॉरपोरेट सेविंग और कॉरपोरेट टैक्स ये भी दिए हैं, तो फिर इनको अलग से काउंट नहीं करना है, क्योंकि दीज आर दी पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट। हाँ, या इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि रेंट एंड रॉयल्टी दे दिया उसने, इंटरेस्ट दे दिया और उसके बाद फिर प्रॉफिट को डिवाइड करके दे सकता है, जैसे डिविडेंड, कॉरपोरेट सेविंग और कॉरपोरेट टैक्स। तब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि इन तीनों को ऐड करने से प्रॉफिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड अच्छी तरह से समझ में आया है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सपेंडिचर मेथड या वैल्यू एडिड मेथड के बारे में बना सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।